हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेक फोर्थ सेमेस्टर के पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के यूनिट थर्ड का टॉपिक। ये लास्ट टॉपिक होगा आपका, उसके बाद आपकी दैट इज पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल बेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लान। इसको मैंने लास्ट चूज किया है क्योंकि इसको आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके जब आप लेसन प्लान क्रिएट करोगे तो अगर आपने ये क्लास बहुत अच्छे से देखी होगी, समझी होगी, तो आप बहुत इजीली उसे क्रिएट कर पाओगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ अ लेसन प्लान। इट मीन्स कि आप थ्योरेटिकल पार्ट, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि आप कर रहे हो दैट इज केमिस्ट्री में, आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में सीख रहे हो। उससे पहले आपको पहले उसके थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में जानना होता है। पहले आपको ये देखना होता है कि आप किसके ऊपर कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल किसके ऊपर करोगे। तो ऐसे ही लेसन प्लान बनाने से पहले आपको थ्योरेटिकल बेसिस के बारे में जानना ज़रूरी होता है। So lesson plan is grounded in several educational theories and pedagogical principles which guide how a teacher structure learning experiences. So lesson planning क्या है? एक तरह से lesson planning क्या है, पहले तो ये समझते हैं। बेसिकली जब भी कोई टीचर पढ़ाने के लिए क्लासरूम में जाता है, उससे पहले वो डिसाइड करता है, प्लानिंग करता है कि उसे क्या टॉपिक पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बच्चों को क्या समझ आएगा उससे, क्या होमवर्क देना है। ओके, और बीच बीच में क्या क्वेश्चंस पूछने। तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब आप टीचर बनोगे तो आप खुद भी इसे दैट इज़ आप खुद भी एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो लेसन प्लानिंग में क्या होता है कि आपको पहले से ही प्लानिंग करके जानी होती है कि क्या आपको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या मटेरियल यूज़ करने हैं, क्या होमवर्क देना है, क्या जो लर्निंग आउटकम से अचीव हो जाने चाहिए मेरे पढ़ाने से, वो सारी चीज़ों की पहले ही प्लानिंग करके जाते हैं टीचर। तो ये मतलब ये जो लेसन प्लानिंग है, ये कुछ एजुकेशनल थ्योरीज और पेडागोजिकल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये गाइड करते हैं हाउ अ टीचर स्ट्रक्चर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि कैसे वो बच्चों की लर्निंग एक्सपीरियंसेस को अच्छा बना सकते हैं, कैसे वो पढ़ाएंगे, उन सब चीज़ों के बारे में उसमें मेंशन होता है। सो दीज थ्योरीज एंश्योर दैट टीचिंग इज पर्पसफुल, एंगेजिंग एंड इफेक्टिव। तो जो थ्योरीज ही हैं, थ्योरीज रिलेटेड टू लेसन प्लान, अगर आप इन थ्योरीज को यूज करोगे तो इट मीन्स आप एक ऐसा लेसन प्लान बना पाओगे जो पर्पसफुल होगा, मतलब जिसका कोई एम, कोई ऑब्जेक्टिव, किसी इसका कोई गोल होगा। एंगेजिंग वे में आप कर पाओगे कि बच्चों को भी आप पार्टिसिपेशन, बच्चों का भी पार्टिसिपेशन कर पाओगे, और इफेक्टिव होगा। ओके, तो इससे बच्चे बहुत इजीली लर्निंग आउटकम्स को गेन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उनकी। डिफरेंट थ्योरेटिकल बेसिस को अगर आप यूज करोगे अपने लेसन प्लान में, तो क्या क्या थ्योरेटिकल बेसिस हैं? बिहेवियरिस्ट थ्योरी दैट इज थॉर्नडाइक और स्किनर जिसमें आते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी पियाजे और ब्रूनर की, मतलब पियाजे और ब्रूनर ने कॉग्निटिव के ऊपर बात की थी। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के बारे में वाइगोत्स्की और जॉन डीवी ने बात की थी। क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में पॉल फेरेरे ने बात की थी, और द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में हॉवर्ड गार्डनर ने बात की थी। ओके, स्टार्ट करते हैं, कि करके पढ़ेंगे इनके बारे में। हिंदी में देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर जिसको हिंदी मीडियम में पढ़ना आसान लगता है तो वो हिंदी वाले जो स्लाइड है उसको देख सकता है। ओके, बाकी मैंने समझा दिया, आप नोट्स के लिए यूज कर सकते हो। सबसे पहले आ जाते हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत। जो थॉर्नडाइक और स्किनर इससे बिलोंग करते हैं, बिहेवियरिस्ट थ्योरी से। तो ये एम्फोसिस करती है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग पे, ऑब्जर्वेबल आउटकम्स पे। इट मीन्स कि आप मतलब आप प्रैक्टिस करा रहे हो बच्चों की, आप बिहेवियर में डाल रहे हो वो सारी चीज़ें कि बच्चे नेचुरली उसे करने लग जाएं। कि जैसे आप स्टिमुलस एक, दैट इज इसको स्टिमुलस को बोलेंगे, जैसे आप उत्तेजना पैदा करोगे वैसे ही बच्चे प्रतिक्रिया करेंगे। ओके, तो इन्होंने डॉग के ऊपर थ्योरी दी थी, है ना, और मतलब एनिमल्स के ऊपर थ्योरी दी थी, जिससे आपको एक तरह से कंडीशनल स्टिमुलस लगा दिया था डॉग के ऊपर, कि जब भी बैल बजेगी तो उसको पता चल जाएगा कि उस खाना आ रहा है। ओके, बेसिकली आपको बिहेवियर के थ्रू सिखाना, आपके बिहेवियर में वो चीज़ें डाल देना, बेसिकली वो लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी थी। ऑब्जर्वेबल आउटकम्स चेक करना, फिर कि आप बच्चों के सामने कैसी चीज़ें लेकर आ रहे हो, कैसे लेसन प्रेजेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बता दिया कि मैं ये सारी चीज़ें क्लास में कराऊंगी, तो बच्चे पहले से ही रेडी होंगे, बच्चों के अंदर वो सम्मिलित हो जाएगी वो लर्निंग। ओके, बेसिस फॉर ऑब्जेक्टिव सेटिंग, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन एंड री। तो आप क्या कर सकते हो, इस थ्योरी को यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए, कि क्या आप पढ़ाना चाह रहे हो, कैसे पढ़ाना चाहोगे। स्टेप बाय स्टेप्स इंस्ट्रक्शन कैसे देने हैं, फॉर एग्जांपल आप क्लास में जाओगे, इंट्रोडक्शन पढ़ाओगे, फिर उसके बाद दैट इज उसके अंदर का पार्ट पढ़ाओगे, फिर उसको हिंदी मीडियम में भी एक्सप्लेन करोगे, हिंदी लैंग्वेज में भी और डिफरेंट लैंग्वेज में, और फिर उसके बाद कंक्लूजन दोगे, फिर होमवर्क दोगे। बेसिकली ऐसे बच्चे एक तरह से अपने आप को ढाल लेंगे। ओके,
और री इन्फोर्समेंट भी करोगे बच्चों को, और भी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि एनहेंस करोगे या फिर उनकी लर्निंग को बहुत ज़्यादा एनहेंस करोगे जिससे कि वो अच्छे से पढ़े। तो री इन्फोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है कि बच्चों ने कुछ अच्छा काम करा है तो आपने पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट दे दिया कि वो और भी ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ बढ़े वो काम करने के लिए। नेगेटिव कैसे हो गया, जब आपको लगता है कि बच्चे काम नहीं कर रहे हैं तो आप उनको डांट लगा सकते हो जिसकी वजह से वो फिर काम ही करेंगे। ओके, सो रिफ्लेक्टेड इन ब्लूम टैक्सोनॉमी विच क्लासिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव इनटू कॉग्निटिव लेवल। तो ये हमें मतलब इसकी जो चीज़ें हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी की कि हमारा कैसे बिहेवियर चेंज होता है, पहले हमें क्या चीज़ें सिखाई जाती है फिर बाद में क्या फिर उसके बाद क्या। सो ब्लूम टैक्सोनॉमी में ये रिफ्लेक्ट करता है, मतलब दर्शाया जाता है, जो क्लासिफाई करता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कॉग्निटिव लेवल्स में, कि सबसे पहले नॉलेज, फिर कॉम्प्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, है ना, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस के अलग अलग एक तरह से लेवल दिए हुए हैं कि बच्चों को पहले क्या आएगा फिर बाद में क्या आएगा फिर क्या आएगा। ओके, सो ये हिंदी में है स्टूडेंट्स। ओके, हिंदी में से पढ़ लेना जो भी हिंदी मीडियम बच्चे हैं। उसके बाद आ जाता है कॉग्निटिव थ्योरी। तो कॉग्निटिव थ्योरी क्या है, जो पियाजे और ब्रूनर के द्वारा इन पर काम किया गया है कॉग्निटिव थ्योरी पे। सो बेसिकली ये फोकस करते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, और जो उनके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, मतलब वो क्या समझते हैं, जो उनके सामने जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उनके सामने जो ज्ञान आ रहा है वो उसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दिमाग से रिलेटेड होता है। सो एनकरेज एक्टिव मेंटल एंगेजमेंट, की बच्चों को एक्टिव मेंटल एंगेजमेंट इन द सेंस कि बच्चों का दिमाग भी आपकी लर्निंग की तरफ, आपकी टीचिंग की तरफ इंक्लूड होना चाहिए, ऐसी आपको टीचिंग करानी है। स्कैफोल्डिंग का यूज़ कर सकते हो, मतलब एक तरह से आप बच्चों को सहारा दे सकते हो कि वो जिस लेवल पे है उससे वो ऊपर उठ सके, ना, जो भी चीज़ें उन्हें नहीं पता है उनके बारे में बताना। और डिस्कवरी लर्निंग, मतलब बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देकर के आप पढ़ाओ, मतलब एक्टिव एक्टिव एंगेजमेंट के थ्रू, कि बच्चे एंगेज होकर के पढ़ें, बच्चे हैंड्स ऑन लर्निंग करें, मतलब लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा सके। सो इट सपोर्ट लेसन एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व एनालिसिस, सिंथेसिस एंड रिफ्लेक्शन। तो इसमें ये जो दैट इज कॉग्निटिव थ्योरी है वो आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो थर्ड दैट इज लास्ट के थर्ड जो पॉइंट्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, उस इसमें हम डाल सकते हैं अगर हम कॉग्निटिव थ्योरी का यूज़ करते हैं। तो जो एनालिसिस है, सिंथेसिस है और रिफ्लेक्शन है कि बच्चे पूछे कि वो कैसे, उनको मतलब क्या मतलब है किसी चीज़ का, सिंथेसाइज करें, मतलब इकट्ठा करें उन्हें, उनका कोई कंक्लूजन निकालें और रिफ्लेक्ट करें अपनी थिंकिंग को, अपने पर्सपेक्टिव को, या फिर जो भी चीज़ें उन्हें समझाई गई हैं उस पर रिफ्लेक्शन करें बच्चों के। सो संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे और ब्रूनर के द्वारा। ओके, सो यह बात पर या इस बात पर केंद्रित करता है कि छात्र किस प्रकार सोचते हैं और जानकारी को कैसे संसाधित करते हैं। सक्रिय मानसिक संलग्नता, ढांचे के उपयोग और खोजपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करता है। ओके, और उन पाठ गतिविधियों का समर्थन करता है जिसमें विश्लेषण, संश्लेषण और चिंतन शामिल होता है। तो जो एक्टिविटीज जिसमें ये सारी चीजें हों उसमें आप दैट इज कॉग्निटिव थिंकिंग वाला कॉग्निटिव सिद्धांत को यूज कर सकते हो, थ्योरी को यूज कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पे, दैट इज वाइगोत्स्की और डीवी ने जिसपे काम किया था, जॉन डीवी और लीव वाइगोत्स्की ने। सो एम्फेसिस दैट लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शन, कि बच्चे जो अपनी लर्निंग है जो वो सीखते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखते हैं, उनको जितना चीज़ें एक्सपीरियंस करके सिखाई जाएंगी उतना वो बेहतर सीख पाएंगे। वो इंटरेक्ट करेंगे सोसाइटी में, जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना वो अच्छे से सीखेंगे। ओके, तो इस पर इन्होंने ध्यान दिया था। सो दे प्रमोट इंक्वायरी बेस्ड, कि बच्चे क्वेश्चन आंसर्स पूछें टीचर से, इंटरेक्ट करें उनके साथ, पार्टिसिपेशन दिखाएं अपना, है ना, अपनी जो भी बात है उसको रखें वो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस को ये यूज करते हैं। सो दिस एनकरेज यूज ऑफ ग्रुप वर्क, डिस्कशंस, रियल लाइफ एग्जांपल एंड प्रोजेक्ट इन द लेसन प्लान। तो ये एनकरेज करता है कि बच्चे ग्रुप वर्क करें, एक दूसरे के साथ मिलकर इंटरेक्शन करें, है ना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, डिस्कशंस करें, ओके, डिबेट्स करें, और रियल लाइफ एग्जांपल्स को यूज करें ताकि अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो सीख पाए। इसको ये फोकस करता है, और प्रोजेक्ट्स पे। ओके, तो लेसन प्लान में ये सारी चीजें आप इंक्लूड करोगे तो आप कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी को आप यूज कर रहे हो। ओके, तो ये हिंदी में है रचनावादी सिद्धांत वाइगोत्स्की और डीवी के द्वारा। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा अनुभव और अंत्यक्रिया के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करें, पूछताछ आधारित, सहभागितापूर्ण और समस्या समाधान दृष्टिकोण का बढ़ावा देता है ये। ओके, सो पाठ योजना में समूह कार्य, चर्चा, वास्तविक जीवन के उदाहरणों और परियोजनाओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है, किसमें, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में। ओके, कंस्ट्रक्शन का मतलब ही क्या होता है, निर्माण करना, कि आप खुद निर्माण कर रहे हो अपने नॉलेज को। ओके,
ऐसे आपको लेसन प्लान बनाना है कि बच्चे खुद अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखें। आफ्टर दैट इज क्रिटिकल पेडागोजी गिवन बाय पॉल फेरेरे। इन्होंने क्या फोकस किया था, डायलॉग पे, कॉन्शियसनेस पे और एम्पावरमेंट पे, कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए कन्वर्सेशंस के थ्रू, बातचीत के थ्रू उनके चेतन मन को जगाया जाए, मतलब वो चीज़ों को ऐसे ही ग्रहण ना कर ले, उसके पीछे जो थिंकिंग है, उसके पीछे जो पर्सपेक्टिव है, बायसनेस है, उसको भी ध्यान में लेकर चले और उनमें एम्पावरमेंट बढ़े, मतलब सशक्तिकरण के लिए वो पढ़े, है ना। तो मतलब इसलिए पढ़े कि वो अपने आप को और भी ज़्यादा ऊंचा दिखाना चाहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि उनकी नॉलेज और भी ज़्यादा इंक्रीज हो, वो ऐसे ही किसी की भी बायसनेस को अपने लाइफ में यूज ना कर लें, किसी भी बायस्ड पॉइंट को। ओके, सो लेसन शुड एनकरेज क्वेश्चनिंग। तो लेसन में क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, जो आप लेसन प्लान बनाओगे उसमें आप क्वेश्चंस का यूज कर सकते हो, सोशल जस्टिस थिंकिंग का और स्टूडेंट वॉइस का, कि स्टूडेंट की जो आवाज़ है, मतलब स्टूडेंट की जो पर्सपेक्टिव है, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। सो रेलिवेंट टू पॉलिटिकल साइंस टीचिंग, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो क्रिटिकल पेडागोजी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ लेसन प्लान जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर द पॉलिटिकल साइंस टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चों के साथ डिस्कशंस कर सकते हो, दैट इज डायलॉग कॉम्पिटिशन या फिर डायलॉग इन द सेंस की बातचीत करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज को प्रॉब्लम को यूज कर सकते हो, उसे सॉल्व करने में बच्चों के चेतन मन को जगाकर, मतलब उनको कॉन्शियस कर कर हर एक्टिविटीज के बारे में, रियल लाइफ एक्टिविटीज जो हो रही हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उन सब के बारे में उन्हें जागरूक करके, वेयर द एम इज टू क्रिएट एक्टिव एंड अवेयर सिटीजन, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मकसद होता है एज अ पॉलिटिकल साइंस टीचर, एक्टिव सिटीजन बनाना, कि वो पार्टिसिपेट करे हर एक्टिविटीज में, है ना, जो भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और अवेयर सिटीजन बने कि डिफरेंट रूल्स के बारे में, डिफरेंट राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में क्या चल रहा है अभी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कुछ वो जाने। ऐसी आपको लर्निंग करानी चाहिए, ऐसा आपको लेसन प्लान इंक्लूड करना चाहिए। ओके, सो इसके बारे में हिंदी में स्टूडेंट संवाद, चेतना और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। क्रिटिकल पेडागोजी पोलो फ्रेयर ने दिया था, और दैट इज पाठों में प्रश्न पूछने, सामाजिक न्याय संबंधी सोच और विद्यार्थियों की आवाज को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान शिक्षण के लिए प्रासंगिक, जहाँ उद्देश्य सक्रिय और जागरूक नागरिक बनाना है। ओके, जहाँ पे बच्चों को एक सक्रिय, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेंट, एक्टिव सिटीजन बनाना है, और जागरूक भी। ओके, कि वो अवेयर है। फिर आ जाता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, दैट इज गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर, या होवर्ड गार्डनर भी बोल सकते हो आप। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, जिसमें 8 जो तरह की इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि हर इंसान के अंदर बहुत सारी टाइप्स की इंटेलिजेंस हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, इट मीन्स कि वो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है, या फिर एक बच्चा एकेडमिक में भी अच्छा है तो वो डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा हो सकता है। तो इन्होंने 8 कैटेगरीज बांटी थी, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, विजुअल, इंटरपर्सनल और काइनेस्थेटिक को भी यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, तो बहुत सारी ऐसी इन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में बताया था कि बच्चों की वो जो इंटेलिजेंस है उसको आप अच्छा बना सकते हो। इट एनकरेज टीचर्स टू इंक्लूड डाइवर्स एक्टिविटीज टू केटर ऑल लर्नर्स। तो ये एनकरेज करता है टीचर्स को कि डिफरेंट एक्टिविटीज कराई जाए क्लासरूम में, हर तरह से एक्टिविटीज कराई जाए, जिससे बच्चों की, अगर आप एक तरह से नहीं समझा पा रहे हो तो दूसरी तरह से बहुत इजीली समझा पाओगे, बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस। कि कोई बच्चा देख करके बहुत ज़्यादा अच्छा सीखता है, विजुअली बहुत अच्छा सीखता है। कोई बच्चा, दैट इज आप बोल सकते हो कि डायग्राम्स के थ्रू या काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज के थ्रू ज़्यादा सीखता है। तो कैसे वो सीखता है वो डिपेंड करता है, वो आप पर डिपेंड करता है एज अ टीचर कि आप कौन सी एक्टिविटीज को इंक्लूड करोगे ज़्यादा। ओके, ये हिंदी में स्टूडेंट्स इसके बारे में बहुबुद्धि सिद्धांत होवर्ड गार्डनर के द्वारा, तो विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को पहचानता है, जैसे कि भाषाई, तार्किक, दृश्य, पारस्परिक, और शिक्षकों को सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध गतिविधियों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं स्टेप्स पे, स्टेप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ लेसन प्लान, कि आप कैसे डेवलप कर सकते हो लेसन प्लान, उसके लिए स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग जनरल ऑब्जेक्टिव, दैट इज लर्निंग आउटकम्स। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या सेट करना है, मतलब जो जनरल आउटकम है जो आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हो पॉलिटिकल साइंस में, डेमोक्रेसी के बारे में, तो आपका जो दैट इज जनरल, आप बोल सकते हो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि बच्चों को व्हाट इज डेमोक्रेसी के बारे में नॉलेज हो जाएगी, कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उनको इन चैप्टर के बारे में नॉलेज हो जाए, तो वो जनरल हो गया एक तरह से, जो सभी के लिए इक्वल हो गया।
फिर है राइटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने हैं किसके बेसिस पे, डिफरेंट डोमेन्स के बेसिस पे, कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी, या फिर आप बोल सकते हो कि कॉग्निटिव लेवल कितना अच्छा होएगा उससे, कॉग्निटिव में क्या आ जाएगा, अफेक्टिव में क्या आ जाएगा बच्चों के, और साइकोमोटर लर्निंग में क्या समझ में आएगा उन्हें। ओके, फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, फिर आप कंटेंट का सिलेक्शन करोगे कि कितना आपको पढ़ाना है। ओके, फिर चूजिंग टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज। अब आप क्या करोगे, जिस मेथड से आप पढ़ाना चाहते हो, जैसे चोक एंड टॉक के मेथड से पढ़ाना चाहते हो, आप चार्ट्स के थ्रू पढ़ाना चाहते हो, तो बेसिकली वो आप चूज करोगे कि किस मेथड से और क्या स्ट्रेटजी यूज करोगे, कि आप क्वेश्चन आंसर्स को यूज करोगे, या फिर आप सीधा सिर्फ जो लिखा हुआ है उसी को हिंदी में बता दोगे। फिर है नेक्स्ट इज द फिफ्थ वन इज द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज। अब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करोगे, ओके, कि कौन सा मटेरियल आपको यूज करना है। फॉर एग्जांपल आप आईसीटी के थ्रू पढ़ाना चाह रहे हो, है ना, पीपीटी के थ्रू पढ़ाना चाह रहे हो, सो ये प्लानिंग। फिर आता है प्लानिंग लर्निंग एक्टिविटीज, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन एंड कंक्लूजन। अब आप लर्निंग एक्टिविटीज को प्लान करोगे कि आप इंट्रोडक्शन में क्या पूछोगे, जस्ट अ मिनट, आप इंट्रोडक्शन में क्या पूछोगे, कैसे आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे, है ना, प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, मतलब अपने जो चैप्टर है उसको कैसे बच्चों को दर्शाओगे, कैसे बच्चों तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाओगे, और फिर कंक्लूजन कर दोगे कि आपने वो चैप्टर जो पढ़ाया है उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाया है। फिर आ जाता है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन करोगे। अब आप देखोगे कि बच्चों को कितना समझ आया, तो आप बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो बच्चों से। ओके, फिर फॉलो अप एंड होमवर्क, कि आप बच्चों को बोलोगे कि अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, और होमवर्क भी दोगे बाद में बच्चों को। आफ्टर दैट इज रिफ्लेक्शन बाय द टीचर। टीचर अपनी जो एक्टिविटीज है जो उसने कराई है उस पर रिफ्लेक्ट करेगी, अपनी थिंकिंग को सोचेगी कि उसने कैसा पढ़ाया है, क्या बच्चों को समझ में आया है, वो सारी चीजें वो टेस्ट या असेसमेंट के थ्रू देख सकती है। खुद का भी कर सकते हो, बच्चों का भी कर सकते हो। तो पाठ योजना के विकास में चरण ये हमने अभी पढ़े, इसको हम डीप में भी पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग जनरल ऑब्जेक्टिव दैट इज लर्निंग आउटकम। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रॉड गोल्स क्या है जो करिकुलम एम्स और सब्जेक्ट फिलोसफी से रिलेटेड है। मतलब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो तो आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में अवेयर हो जाएगा, एक तरह से ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है ये। और जो करिकुलम में जो एम्स रखे हैं, मतलब दैट इज आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपके एम्स रखे गए हैं, दैट इज सिलेबस से रिलेटेड, वो आपके ब्रॉड गोल्स में आ गए। ओके, एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेमोक्रेसी, कि स्टूडेंट को किसके बारे में पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की डेमोक्रेसी में। ठीक है, ये एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर राइटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, तो ये क्या है, डिराइव फ्रॉम जनरल ऑब्जेक्टिव, कि जो आपका जनरल ऑब्जेक्टिव है उसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, आप ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग भी कंपेयर कर सकते, डिवाइड कर सकते हो। दैट इज मैंने अभी पहले आपको बताया था कि कॉग्निटिव बेस पे, दैट इज साइकोमोटर बेस पे, और अफेक्टिव बेसिस पे। ओके, सो डिराइव फ्रॉम जनरल ऑब्जेक्टिव दीज डिफाइन व्हाट स्टूडेंट विल अचीव इन मेजरेबल टर्म, कि स्टूडेंट क्या अचीव कर लेगा जब आप उसे ये चैप्टर पढ़ा दोगे, स्टूडेंट को क्या चीजें आ जाएंगी। सो ओपन रिटर्न यूजिंग ब्लूम टैक्सोनॉमी। देखो ब्लूम टैक्सोनॉमी के द्वारा, मतलब ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो दिया हुआ है, जो 3 डोमेन्स बांटे गए हैं उसके अकॉर्डिंग इनको बांटते हैं हम। तो जैसे हम वर्ब यूज करते हैं कि स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द टर्म्स लाइक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, student can be able to compare the constitution of other country, student can be able to compare the types of different types of democracy, explain कर पाएगा स्टूडेंट उस चीज को, या इवेलुएट कर पाएगा। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है, नॉलेज, दैट इज स्टूडेंट विल डिफाइन फंडामेंटल राइट्स, कि नॉलेज में क्या आ जाएगा, कि बच्चों को ज्ञान क्या बढ़ जाएगा, कि वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता देंगे। अंडरस्टैंडिंग क्या बढ़ेगी, स्टूडेंट विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, कि अब स्टूडेंट को राइट्स के बारे में तो पता चल गया कि राइट्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से राइट है, फिर वो उनकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब उनकी समझ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, उनका अफेक्टिव डोमेन भी हाई हो जाएगा, कि वो अब क्या कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं राइट्स और ड्यूटीज के बीच में। ओके, एक्सप्लेन कर पाएंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन यूज हुआ ना। एप्लीकेशन कैसे करेंगे, स्टूडेंट विल एनालाइज रियल लाइफ वायलेशन ऑफ राइट, तो स्टूडेंट अप्लाई कर सकेंगे, मतलब देख सकेंगे कि कहाँ पे इन राइट्स का बहिष्कार हो रहा है, कहाँ पे राइट्स नहीं माने जा रहे हैं, या फिर कहाँ पर हमारे जो ये राइट्स दिए हुए हैं उनको उनका पालन हो रहा है। ओके, तो वो अप्लाई करके देखेंगे रियल लाइफ में। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाना होता है।
ओके, समझ में आया? तो हिंदी में है स्टूडेंट, इससे रिलेटेड आप पढ़ लेना। फिर तीसरा स्टेप आ जाता है सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, कि आप सेलेक्ट करोगे कंटेंट को जो आपको पढ़ाना है बेस्ड ऑन करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड लर्नर नीड, कि लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग, कि आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ाना है, कुछ एक नॉर्मल सा टॉपिक पढ़ाना है, टेक्स्ट बुक पे बेस्ड होगा, और आपके करिकुलम कि आपका सिलेबस कितना बड़ा है, आप उसके अकॉर्डिंग भी देखोगे। सो दिस इज बेस्ड, द कंटेंट शुड बी रेलिवेंट, तो रेलिवेंट होना चाहिए रिगार्डिंग द टॉपिक जो आपने चूज करा है, उससे रिलेटेड होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कि जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कंटेंट लेना है, और कनेक्टेड टू रियल लाइफ। ठीक है, तो रियल लाइफ से भी कनेक्ट करके पढ़ा पाओ, ऐसा कंटेंट आप चूज करो, और ऐसे तरीके से आपको पढ़ाना है। फिर आप मेथड्स चूज करोगे, स्ट्रेटजीज चूज करोगे, तो अलाइन विद कंटेंट ऑब्जेक्टिव एंड स्टूडेंट कंटेक्स्ट, कि स्टूडेंट का कॉन्टेक्स्ट देख के, स्टूडेंट को का संदर्भ देखकर, और ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया आपने, कंटेंट क्या है, उसको देख करके आप टीचिंग मेथड चूज करोगे। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस में मेथड में इंक्लूड डिस्कशन, डिबेट, ड्रामेटाइजेशन, आईसीटी यूज, तो हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़ लिए हैं, है ना, इसलिए मैंने ये लास्ट में रखा है कि आपको अब सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो गई, तो आप इनको रिलेट कर पाओगे। तो डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े थे, जैसे डिस्कशन हो गया, डिबेट हो गया, टॉक एंड टॉक मेथड हो गया, ट्रेडिशनल मेथड हमने पढ़ लिए, मॉडर्न मेथड हमने पढ़ लिए, आईसीटी का यूज करके। तो जैसे भी आपको पढ़ाना है वैसे आप पढ़ा सकते हो। सो अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड एंश्योर बेटर एंगेजमेंट, कि जब ब्लेंड होगा मतलब ट्रेडिशनल और दैट इज ऑफ मॉडर्न मेथड, जब आप दोनों को यूज करके पढ़ाओगे बच्चों को, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब उससे बच्चों की एंगेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से होगी। सिंपल आप सिर्फ बच्चों को ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हो तो उससे एक लर्निंग अच्छे से नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे बच्चे समझ कम पाते हैं, बस उनकी रोट मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग ज़्यादा होती है, कि बच्चे सिर्फ क्रैम करते हैं, रटते हैं चीज़ों को। ओके, सो ये, इसके बाद ये हिंदी में है स्टूडेंट, सामग्री का चयन थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है शिक्षण पद्धतियों और रणनीतियों का चयन। ओके, फिर आ जाता है फिफ्थ वन इज द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। अब आप मटेरियल्स चूज करोगे, आपने मेथड चूज कर लिया कि आपको कौन से मेथड से पढ़ाना है, उसके बाद आप मटेरियल और रिसोर्सेज यूज करोगे, कि कौन कौन से रिसोर्सेज आप लेना चाहोगे, जैसे कि आप मैप्स के थ्रू पढ़ा रहे हो, वीडियोस के थ्रू पढ़ा रहे हो, पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहे हो, न्यूज़पेपर के थ्रू, पॉलिटिकल कार्टून के थ्रू, हैंडआउट्स के थ्रू। तो इतने सारे हमने अभी मटेरियल्स पढ़े थे, है ना, इतने सारे हम पढ़ चुके हैं, तो कोई भी जो आपको सूटेबल लगता है आपकी कंटेंट के अकॉर्डिंग, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हो। मटेरियल शुड एनहेंस क्लैरिटी एंड फोस्टर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो मटेरियल आप ऐसे सेलेक्ट करो कि जिससे उनकी क्लैरिटी बढ़े, उनकी समझ बढ़े किसी भी टॉपिक से लेकर के, और वो एक्सपीरियंस करके सीखे, है ना, मतलब खुद करके चीज़ों को सीखे, उनके रियल लाइफ से, रियल लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो। ओके, फिर आ जाता है सिक्स इज द प्लानिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, कि आप प्लान करो लर्निंग एक्टिविटीज, जैसे इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन एंड कंक्लूजन। तो जो अब आपने मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, कंटेंट सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, मेथड्स और स्ट्रेटेजीज सेट कर ली, अब आप क्या करोगे, लर्निंग एक्टिविटीज को प्लान करोगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस नॉलेज चेक कर सकते हो उस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, तो आप इंट्रोडक्शन करोगे कनेक्ट विद द प्रायर नॉलेज, कि आप उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है, जो उनको पूर्व ज्ञान है किसी टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बारे में पूछोगे। जैसे एग्जाम्पल, आस्क व्हाट इज अ रूल, डू वी फॉलो एनी रूल्स एट होम, या फिर आप पूछोगे कि राइट क्या होता है ना, जो हमारे राइट्स है वो क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होती हैं आपकी। सो ये सारी चीजें आप उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से या फिर प्रीवियस नॉलेज से पूछ सकते हो। फिर आप प्रेजेंट करोगे, फिर आप कंटेंट डिलीवरी करोगे, जो आप टॉपिक पढ़ाने आ रहे हो उसका इंट्रोडक्शन दोगे कि मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, और जो कंटेंट डिलीवरी होगी वो उसको पास करोगे बच्चों बच्चों को सिलेक्टेड मेथड्स के थ्रू। ठीक है, जैसे स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताना है आपको, या फिर रोल प्ले जैसे भी आपको बताना है उसको आप यूज कर सकते हो। फिर कंक्लूड करोगे, समराइज की पॉइंट्स, की जो की पॉइंट्स आपने पढ़े थे, जैसे मैं अब आपको क्या करूंगी कि ये जो पढ़ा के फिर बताऊंगी कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी, तो बेसिकली वो कंक्लूजन का ही पार्ट होता है। ओके, तो समराइज करोगे, छोटे पॉइंट्स पे उन्हें बता दोगे कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, डाउट्स क्लियर करोगे और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस करोगे, मतलब बच्चों के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, है ना, कि बच्चे अपनी नॉलेज पर रिफ्लेक्शन कर सके और देख सके कि उन्हें कितना समझ में आया है, ऐसे क्वेश्चंस आप पूछोगे बच्चों से। ठीक है, हिंदी में है स्टूडेंट, इसके बारे में इसको पढ़ लेना। शिक्षण, अधिगम, सामग्री और संसाधनों का चयन फिफ्थ स्टेप है, और सिक्स स्टेप है सीखने की गतिविधियों को की योजना बनाना, जैसे परिचय, प्रस्तुति और निष्कर्ष के बारे में। समझ में आया इतना? उसके बाद आ जाते हैं असेसमेंट एंड इवेल्युएशन पे। अब आपने सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं जो आप पढ़ाने आए थे,
अब आप क्या करोगे, अब आप असेसमेंट करोगे, बच्चों का मूल्यांकन करोगे, देखोगे कि जो आपने समझाया है कि बच्चों को समझ में आया है भी या नहीं आया, या फिर उनके दिमाग के ऊपर से गया, फिर उन्होंने समझना चाहा ही नहीं। तो ये चेक करने के लिए, टू चेक इफ द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे क्या वो अचीव हो पाए हैं। इसके लिए आप ओरल क्वेश्चन पूछोगे, एमसीक्यूज पूछोगे, रिटन टास्क दोगे, मतलब डिफरेंट आप एक्टिविटी कर सकते हो फॉर द असेसमेंट एंड इवेल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट। तो पीयर फीडबैक आप लोगे, है ना, कि आप बच्चों से ही बोल दो कि आप एक दूसरे से पूछो कोई भी चीज़ के बारे में। रिफ्लेक्टिव राइटिंग कराओगे कि कोई टॉपिक अगर आपने ऐसा पढ़ाया है जो ऐसे से देखा जा सकता है, या फिर आप डिबेट कंपटीशन करा सकते हो, ये समझने के लिए कि बच्चों की कितनी समझ बड़ी है, ये देखने के लिए। सो यूज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स लाइक एग्जिट स्लिप्स और मिनी प्रेजेंटेशन। तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल का यूज कर सकते हो, जैसे कि एग्जिट स्लिप। सो एग्जिट स्लिप में क्या होता है कि जब लेसन कंप्लीट हो जाता है तब टीचर जानने वाली होती है, उससे पहले वो क्विक समरी पूछ लेगी बच्चों से, है ना, क्विक समरी पूछ लेगी, या फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगी जो क्विकली इनफॉर्मल वे में वो देख सकती है कि बच्चों को कितना समझ आए। और मिनी प्रेजेंटेशन मतलब एक छोटी छोटी, मतलब एक छोटे छोटे टॉपिक पे आपसे कुछ पूछ सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं आपको खड़ा करके। फिर फॉलो अप और होमवर्क, तो इसमें क्या है, टास्क टू री इन्फोर्स और एक्सटेंड लर्निंग, कि आपकी लर्निंग और भी बढ़े, और भी ज़्यादा आप उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी बना लो, समझ लो उस चीज़ को, उसके लिए आपको होमवर्क प्रोवाइड करेगी। और होमवर्क ऐसा होना चाहिए, होमवर्क ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज कर ली, ये नहीं कर ली, होमवर्क ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज हो। सो इंटरव्यू समवन अबाउट देयर वोटिंग एक्सपीरियंस, कि आप ये दे सकते हो कि अपने घर में या फिर अपने पड़ोस में किसी इंसान से जो 18 ईयर्स अबव है, उससे आप इंटरव्यू ले सकते हो, है ना। तो ऐसे आप होमवर्क दो, फिर बच्चे इंटरव्यू लेकर आएंगे, फिर बताएंगे क्लास में कि क्या क्या एक्सपीरियंस है किसी का। और राइट अ ब्लॉग ऑन वाई फ्रीडम ऑफ स्पीच मैटर, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों ज़रूरी है, क्यों ये एक तरह से हमारा हक है। सो बेसिकली आप इस पे ब्लॉग लिख सकते हो, ब्लॉग इन द सेंस कि रिटर्न फॉर्म में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज या पर्सपेक्टिव्स लिखवा सकते हो बच्चों से। ओके, सो ये हिंदी में स्टूडेंट आकलन और मूल्यांकन 7 स्टेप, एंड द 8th स्टेप इज अनुवर्ती या होमवर्क। फिर है रिफ्लेक्शन बाय द टीचर, अब टीचर रिफ्लेक्ट करेगी आफ्टर द लेसन, टीचर रिफ्लेक्ट ऑन, की जब वो क्लास से बाहर चली जाएगी, मतलब वो देखेगी कि बच्चों को कितना समझ में आया, व्हाट वेंट वेल, कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ की क्या गई है, नहीं गई है, ऑब्जेक्टिव्स जो उसने डिसाइड करे थे क्या वो अचीव हो पाए या नहीं हो पाए, और इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है कि और भी अच्छे तरीके से वो कैसे क्लास में पढ़ा सकती है किसी भी टॉपिक के बारे में। ओके, सो ये है हिंदी में शिक्षक द्वारा चिंतन। पाठ के बाद शिक्षक इस पर विचार करता है कि क्या ठीक रहा, क्या उद्देश्य पूरे हुए, क्या सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द की क्वालिटीज ऑफ अ गुड लेसन प्लान, की क्वालिटीज क्या है, एक अच्छे लेसन प्लान आप कैसे बना सकते हो। अगर आप ये स्टेप पूरे अचीव कर पाओगे या फिर स्टेप पूरे अच्छे से करोगे, तो इट विल बेसिकली लीड टू अ गुड लेसन प्लान। बट कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए, जैसे कि क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं, चाहे वो जनरल हो चाहे वो स्पेसिफिक हो, वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, और वो ऐसे होने चाहिए कि जो आप अचीव कराना चाहते हो बच्चों से, ना। और टॉपिक के रिगार्डिंग होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और अडेप्टेबल होना चाहिए, कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा लेसन प्लान क्रिएट कर लिया कि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसा लेसन प्लान भी क्रिएट करो, एक तरह से आप बैकअप भी रख सकते हो, है ना, कि उसको आप चेंज भी कर सको, है ना। तो अडेप्टेबल होना चाहिए, कि बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग आपको बनाना चाहिए। बेस्ड ऑन लर्नर नीड्स एंड कॉन्टेक्स्ट, वही चीज़ लिखी है कि लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग और उनके कॉन्टेक्स्ट को, उनके संदर्भ को देखते हुए, मतलब उनकी एज को देखते हुए, उनके अदर फैक्टर्स को देखते हुए आपको समझाना है। ओके, इंक्लूसिविटी का भी ध्यान रखना है आपको पढ़ाते टाइम। ओके, फिर है इंक्लूड वेरिड मेथड्स एंड एक्टिविटीज़, कि आप डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ का यूज़ करो पढ़ाते टाइम, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए, उनका एंगेजमेंट बढ़े। ओके, इंटीग्रेट आईसीटी, आईसीटी का भी यूज़ करो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आप आईसीटी का यूज़ करते हो किसी भी लर्निंग कराते टाइम, तो बच्चे बहुत एक बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। और रियल वर्ल्ड कनेक्शन, मतलब उनके रियल लाइफ से, है ना, रियल लाइफ से उनको कनेक्ट करके उनको पढ़ाना चाहिए आपको। एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड पार्टिसिपेशन, तो क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज करो कि बच्चों को, दैट इज उनकी आलोचनात्मक जो सोच है, आलोचनात्मक आलोचनात्मक सोच है वो बढ़े बच्चों की।
और पार्टिसिपेशन करें बच्चे, खुद भी एक्टिविटीज़ में खुद से आंसर करें चीज़ों के बारे में। आप इतने अच्छे से पढ़ा सकते हो, इतने अच्छे से लेसन बना सकते हो। हैज़ प्रोविजंस फॉर असेसमेंट एंड फीडबैक, और आपके असेसमेंट में, आपके दैट इज लेसन प्लान में असेसमेंट का भी एक एरिया होना चाहिए। मतलब आप असेसमेंट भी करोगे, ऐसा नहीं कि लेसन प्लान में आपने पढ़ा दिया, होमवर्क दे दिया, बस नहीं, आपको असेसमेंट भी इंक्लूड करना है कि आप तभी की तभी बच्चों को एक फॉर्मेटिव असेसमेंट या छोटे छोटे टेस्ट की वजह से, क्विज की वजह से, ओरल टेस्ट की वजह से आप देख सको कि बच्चों को कितना समझ में आया है, और आप फीडबैक भी लो बच्चों से, है ना। फीडबैक तो मिल ही जाएगा, अगर बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे तो इट विल लीड टू अ बेटर फीडबैक, इट विल लीड टू अ बेटर गुड प्लान, या फिर गुड लेसन प्लान। ओके, बेटर गुड प्लान बोल रही हूँ, सॉरी। सो बेटर लेसन प्लान। सो स्टूडेंट, ये हिंदी में इसके बारे में, मुख्य गुण के बारे में स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य होना चाहिए, लचीला और अनुकूलनीय होना चाहिए, और दैट इज शिक्षार्थी की आवश्यकता और संदर्भ के आधार पर होना चाहिए। इसमें विभिन्न विधियां और गतिविधियां भी शामिल हो। आईसीटी और वास्तविक दुनिया के कनेक्शन की एकीकृत करता है, आलोचनात्मक सोच और भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, और मूल्यांकन और फीडबैक के लिए प्रावधान है। सो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे गुड गुड असेसमेंट, गुड लेसन प्लान की। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो लेसन प्लान क्या होता है, कैसे बनता है, क्या स्टेप्स हैं उसके, क्या थ्योरेटिकल पार्ट है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। सो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।